तो सबसे पहले तो कौन है? वर्ल्ड वॉर 2। याद है वो हार्वर्ड ने भी ड्रॉप कर दिया था किसको? ज्योग्राफी को। सारे यूनिवर्सिटीज ने ज्योग्राफी को ड्रॉप कर दिया। कौन से लिए ज्योग्राफी को? ह्यूमन ज्योग्राफी। अब कौन सा स्टार्ट होता है ह्यूमन ज्योग्राफी में नया पैराडाइम? क्यूआर किस पे बेस्ड था? लॉजिकल पॉजिटिविज्म। पर इन्होंने किसको साइडलाइन कर दिया? ह्यूमन वैल्यूज। फिर आगे जाके कौन आया है? बिहेवियरलिज्म। लॉजिकल पॉजिटिविज्म के साथ साथ और भी इसको इसने ऐड कर दिया ह्यूमन। तब भी इसके बहुत सारे नेगेटिव और क्रिटिसिज्म थे। अभी भी ये किसके बेसिस पे चल रहा है? ये लॉजिकल पॉजिटिव। तो एक नए लोग और आ जाएंगे। कौन? ह्यूमनिस्ट। ये सिर्फ और सिर्फ किसको मानेंगे? ह्यूमन वैल्यूज को, यानी आइडियलिज्म को फॉलो करेंगे। ये इसको साइडलाइन कर देंगे। और इसी ह्यूमनिस्ट के बाद में फिर धीमे धीमे कौन आ जाएंगे? रेडिकल। और सबसे लास्ट में कौन आएंगे? और वेलफेयर के बाद में अब जो लेटेस्ट पैराडिम है ज्योग्राफी में वो है एनवायरमेंटलिज्म। आजकल हर चीज में एनवायरमेंट का एक पॉइंट जरूर जुड़ा होगा, चाहे वो वीबीजी राम जी हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, क्लाइमेट चेंज आजकल हर पॉलिसी का पार्ट है। तो पैराडिम एक ट्रेंड चलता है। एक टाइम ऐसा था 1950-60s का, जब ज्योग्राफी में किसका ट्रेंड चल रहा था? क्यूआर। नए नए मॉडल लाओ, ये करो। 70s-80s में किसका चैनल लग गया? बिहेवियरलिज्म। और अपने वही 70s-80s में और भी कौन चल रहे हैं? ह्यूमनिस्ट और रेडिकल। यूएसएसआर वाले किसको फॉलो कर रहे हैं? रेडिकल को। बाकी दुनिया किसको फॉलो कर रही है? बिहेवियरलिज्म को। कुछ कुछ लोग किसको फॉलो कर रहे हैं? ह्यूमनिस्ट को। फिर सबसे लास्ट में कौन आए? लगभग 1990s में, कि इन सबको हटाओ। अब ये जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में आया एलपीजी रिफॉर्म। एलपीजी रिफॉर्म क्या है भाई? ये प्रॉब्लम है, ये इसका सोल्यूशन है। आप इसमें ह्यूमन वैल्यूज, मॉडल इन सबको हटाओ, प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम का क्या लेके आओ? सोल्यूशन। और आज जो पैराडिम चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? एनवायरमेंटलिज्म। एनवायरमेंटलिज्म मतलब आजकल हर चीज में आपको कौन सी स्टडीज को, कौन सा फैक्टर को तो रखना ही रखना होगा, ये ऐसे पैराडिम चलते हुए आए ज्योग्राफी, ट्रेंड चलते हुए आए। तो सबसे पहले आया क्यूआर, अपन ने देख लिया। फिर बिहेवियरलिज्म, क्यूआर में अपन ने देखा हेगरस्टैंड, इसमें अपन ने कौन सा देखा? प्रेडमेट्रिक्स। अब आ जाएगा कौन? ह्यूमनिस्ट। अब मॉडल्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग तो बिलीव ही नहीं करते किसमें? लॉजिकल पॉजिटिविज्म में। और लॉजिकल पॉजिटिविज्म वाले ही हैं जो थोड़ा साइंस बनाने के लिए किसको ऐड करते हैं अपने सब्जेक्ट में? मॉडल्स को। अब यहां से कोई मॉडल नहीं आएगा, ठीक है। अब ये प्रेड और हेगरस्टैंड सिलेबस में नहीं है, पर ये आपकी कॉपी में जब आप मेंशन करोगे तो एनरिच हो जाएगा आंसर। लिखो, डिस्कस ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। डायरेक्ट ही आता है। व्हाट वाज क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन? तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे कि भाई सून आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड मेनी यूनिवर्सिटीज हैव ड्रॉप्ड द सब्जेक्ट, टू रिवाइव इट केम द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्यूआर, फिर शॉर्टकमिंग्स ऑफ क्यूआर, और फिर वो क्यूआर आया अपने संग, वो 3 मॉडल लेके। जैसे मैं लिख पा रहा हूं ना, इसी ट्रेंड में डिट्टो एज इट इज, इसमें ज्यादा माथा पच्चे वाले क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि ये टॉपिक लोगों को पता ही नहीं होते हैं। और कोचिंग्स में बिलीव मी, कोई अगर दिल्ली में कोई जो जानकार भी होगा ना, इनको पढ़ाते ही नहीं, इनके नोट्स दे देते इसमें, क्योंकि थोड़ा सा समझाने का है। ये बिहेवियरलिस्ट कौन होते हैं, ह्यूमनिस्ट कौन होते हैं, अब पूछ लेंगे व्हाट वाज द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इन ज्योग्राफी, ठीक है। अब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बता दिया, ये क्यों आया ये भी बता दिया, ये किससे खपा था? लॉजिकल पॉजिटिव। उस समय पैराडिम सबके साथ किसको फॉलो कर रहे थे? क्यूआर को और बिहेवियरलिस्ट को। ये अगेंस्ट से किसके? लॉजिकल पॉजिटिविज्म के। ये लोग आ गए। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? इनके चैलेंजेस क्या थे? इसमें कोई वे फॉरवर्ड तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा वे फॉरवर्ड? आपको सजेस्ट तो कर नहीं रहे, बस ये बता सकते हो कि हाँ आज के टाइम पे भी ये पैराडिम जिंदा है, तो कैसे जिंदा है? लिखो, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। नहीं, पॉजिटिविज्म का मतलब ह्यूमन नहीं है। जो साइंस, देखो पॉजिटिविज्म वाले कौन होते हैं? वो ये बोलते हैं कि हम साइंस को मानते हैं, हर वो चीज जिसमें फैक्ट है और डेटा है वो पॉजिटिविज्म है। अब ह्यूमन इमोशन है, इसके पीछे साइंस नहीं है। कोई आदमी रो रहा है तो उसके पीछे की साइंस क्या है? दुखी है कि खुशी है? कुछ भी हो सकता है, तो सब्जेक्टिव हो गया ना। तो जो चीज सब्जेक्टिव है वो पॉजिटिविस्ट नहीं है। पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जू। अब एक नीम का पौधा,
इंडिया में और यूएसए में दोनों जगह क्या है, सेम है। कोई ये नहीं कह सकता ये तो बरगद है। सब्जेक्टिविटी नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब सब लोग एक मत से बोल रहे हैं हाँ ये चीज सही है, ये मेरे हाथ में है, सबको मालूम है हाँ ये माइक्रोफोन ट्रांसमीटर है। अब कोई बोले नहीं ये तो टेलीफोन है, यानी सब्जेक्टिविटी आ जाएगी। पॉजिटिविज्म वाले वो हैं जो सब्जेक्ट के अंदर क्या लेके आना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिविटी। और क्योंकि इन्हें सब्जेक्टिविटी नहीं चाहिए इसीलिए इन्होंने किसको हटा दिया, ह्यूमन वैल्यूज को। लिखो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। द ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी is the conventional title of loosely loosely organized thoughts and theories and they rose to their prominence during the 1970s. That is in the later stages of QR. In the later stages of QR. हाँ, पहले तो क्या आए थे, क्यूआर। क्यूआर के बाद में आया है। लिखो they flourished for nearly 2 decades. Flourished for nearly 2 decades. And in 1989, the humanistic approach was combined with neo-Marxist neo-Marxist अंडरलाइन कर देना, neo-Marxist and the various other paradigm combined with the neo-Marxist and the various other paradigm together known as cultural geography. Together known as cultural geography. अंडरलाइन कर लो। तो ये सारे के सारे एक संग जुड़ गए 1989 में और क्या कहलाने लग गए, कल्चरल ज्योग्राफी। लिखो फाउंडेशंस और बेसिस ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। लिखो ह्यूमनिज्म एज अ ब्रॉड फिलॉसफी, as a broad philosophy assumes the fact that humanity
poses humanity, poses natural dignity wherein importance should be given to the human interest and human world. Human interest and the human world. अब यहां समझो एक बार गौर से सभी, क्यूआर वाले क्या बोलते हैं, कौन सुपीरियर है, साइंस या फिर ह्यूमंस? साइंस। ह्यूमनिस्ट वाले एक तो क्यूआर और बिहेवियरलिस्ट दोनों से नाराज, क्योंकि दोनों किस पे बेस्ड थे, लॉजिकल पॉजिटिविज्म। और लॉजिकल पॉजिटिविज्म क्या बोलता है कि जिस चीज में साइंस नहीं है हम उस चीज को नहीं मानते। ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन वैल्यूज में तो कोई साइंस होती नहीं है, इसका मतलब वो ह्यूमंस को कुछ नहीं मानते। ह्यूमनिस्ट वाले लोग क्या बोलते हैं कि भाई हमको तो एक चीज मालूम है कि इस पूरे के पूरी नेचर में अगर कोई सबसे ज्यादा सुपीरियर है तो वो कौन है, ह्यूमंस। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ही सुपीरियर हैं और हम ही साइंस के नीचे हैं? तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्ट जो सबसे ज्यादा सुपीरियर होगा वो कौन होगा, ह्यूमंस। लिखो, ह्यूमनिज्म elaborates and justifies human dignity in number of ways. देखो इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही ह्यूमनिस्ट वाला है, क्योंकि थोड़ा सा फिलोसफिकल ज्यादा है। अब यहां समझो, इधर देखो एक बार सब बोर्ड पे प्लीज। एक एक थ्योरी को आप ऐसे समझो, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने देखा था सिस्टम एनालिसिस, पर सिस्टम एनालिसिस बेस्ड किस पे था, जीएसटी पे। जनरल सिस्टम थ्योरी किसकी थी, वो लुडविग वॉन बेल्टन लाफी। वहां से इन्होंने उठा लिया सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस अपने आप में क्या थे, मॉडल्स, और इसको उठा लिया किसने, क्यूआर ने। क्यूआर ने क्या बोला कि हाँ भाई हम हर चीज उस चीज को लेंगे जो अपने आप में क्या होंगे, मॉडल्स होंगे, क्योंकि हमें हर चीज को क्या बनाना होगा, धीमे धीमे साइंटिफिक। इन्होंने होली ट्रिनिटी ऑफ मॉडल भी लेके आए। होली ट्रिनिटी में कौन 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 था, जैसे वॉन थ्यूनेन और क्रिस्टोलर और वेबर का इंडस्ट्रियल मॉडल। अब ये जो वॉन थ्यूनेन वाला मॉडल है ये 1830 समथिंग में आया था, और क्यूआर वालों ने इस मॉडल को उठा लिया और एग्रीकल्चर में डाल दिया। किस में डाल दिया, एग्रीकल्चर में। और क्यूआर का टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है, 1950s। ऐसे समझ लो लगभग 100 साल बाद। तो थ्योरी कितनी पुरानी हो गई, 100 साल पुरानी, कहीं पड़ी होगी इधर उधर। इन्होंने अपने सब्जेक्ट को नया बनाने के लिए उस थ्योरी को उठा दिया, अपने सब्जेक्ट में डाल दिया, और ये बता दिया कि हमारा सब्जेक्ट तो क्या है, साइंटिफिक। ठीक है, साइंटिफिक है, इसीलिए अब आप इस डिपार्टमेंट को बंद मत करो। और इसी के बाद में फिर नेक्स्ट बंदे कौन आ गए थे, बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म किस पे बेस्ड था, लॉजिकल पॉजिटिविज्म प्लस आइडियलिज्म। और अब लास्ट में कौन आ रहे हैं, ह्यूमनिस्ट। ह्यूमनिस्ट वाले किस पे बेस्ड होंगे, सिर्फ और सिर्फ, अब ये लोग भी पुरानी थ्योरीज लेके आएंगे, ऐसी थ्योरीज जो ये प्रूव करती है कि नंबर 1 सुपीरियर कौन होता है, ह्यूमन। बात समझ में आया? अब ये लोग इस चीज पे मेहनत करना स्टार्ट करेंगे कि वो कौन कौन सी थ्योरीज हैं बाहर जो ये प्रूव करती हैं कि नंबर 1 कौन होता है, ह्यूमन। वरना अब तक क्यूआर तो क्या प्रूव करने में लगा था कि सुपीरियर कौन होगा, सुपीरियर कौन होगा, साइंस। इन लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सुपीरियर कौन होगा, ह्यूमंस। क्योंकि ह्यूमंस अपने आप में होते हैं सब्जेक्टिव, और साइंस अपने आप में क्या होती है, ऑब्जेक्टिव। समझ में आया? तो ह्यूमनिस्ट वाले से अलग अलग थ्योरी लेके आए ये बताने के लिए कि हम सबसे ज्यादा बढ़े। तो फर्स्ट लिखो उसमें, मेटाफिजिकल ह्यूमनिज्म।
मेटा फिजिकल ह्यूमनिज्म। इसमें देखो, इट अपीयर्ड ड्यूरिंग 14th सेंचुरी। कोई थोड़ा सा कॉमन सेंस हल्का सा लगा सकता है 14th सेंचुरी में क्यों आया होगा ये? सोचो, हल्का सा आइडिया लो। इट अपीयर ड्यूरिंग 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी के लगभग ही ऐसा क्यों आया होगा मेटाफिजिकल ह्यूमनिज्म? क्योंकि याद करो, एक टाइम ऐसा चल रहा था जब यूरोप में कौन सी एजेस चल रही थी? एक भी ज्योग्राफर नहीं था, और उस समय डोमिनेंस किसका था? चर्च का। फिर एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जब लोग अपनी थिंकिंग को स्टार्ट करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग, रेनेसॉ पीरियड है। अब रेनेसॉ पीरियड के अंदर जैसे लोग आए होंगे तो उन्होंने क्या बोला होगा, यार हम ह्यूमंस हैं, हम भी तो कुछ साइंस लगा सकते हैं, हम भी तो कोई लॉजिक लगा सकते हैं। तो ह्यूमंस हैं जो सबसे बड़े हैं, कोई और सुप्रीम फोर्स नहीं है जो सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी अगर कोई फोर्स है तो कौन है? खुद हम। ये लोग क्या बताते थे डार्क एजेस में? कोई एक सुप्रीम फोर्स है, वो सबसे बड़ी है, वो आपको डिक्टेट करती है। बारिश हो गई तो वो खुश है, अगर ड्रॉट आ रहा है तो उसका मतलब वो नाराज है। पाप करोगे तो वो लेटर ऑफ इंटेलिजेंसेस बांट रहे थे सबको उस टाइम पे। तो इन्होंने रेनेसा वाला टाइम पीरियड क्या था? रेनेसा वाला टाइम पीरियड था जब धीमे धीमे लोगों के अंदर क्या आने लगा? साइंटिफिक टेम्पर। यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर मतलब अब लोग थिंकिंग देना स्टार्ट कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि हम ही तो हैं जो सुपीरियर हैं, हमसे सुपीरियर कौन हो सकता है? तो उस समय पे जो थ्योरीज स्टार्ट हुई वो कौन सी स्टार्ट हुई अपनी? ये मेटाफिजिकल ह्यूमनिज्म। देखो, इट अपीयर ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी, खाली से इसमें स्टार बना के लिख देना, रेनेसां पीरियड। और रेनेसां पीरियड में ही नए नए लिटरेचर, स्कॉलर्स, आर्टिस्ट्स, ये सारे के सारे लोग आने लगे और उन्होंने धीमे धीमे क्वेश्चन करना लगा। किसको क्वेश्चन करने लगे? वो चर्च की डोमिनेंस। बोले हम सुपीरियर हैं। रेनेसां पीरियड में लिख देना, दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग डोमिनेंस ऑफ चर्च। नेक्स्ट और मेन बॉडी में लिखो, मेटाफिजिकल ह्यूमनिज्म क्या कहता है? लिखो इसमें, मैन एंड विमेन आर प्रोडक्ट ऑफ गॉड and they are superior to other creatures in a unique, spiritual and intellectual manner. Unique, spiritual and intellectual manner. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, सेकंड, मेथडोलॉजिकल ह्यूमनिज्म। मेथडोलॉजिकल ह्यूमनिज्म। तो सबसे पहले थ्योरी क्या है जो बोलती है ह्यूमन सबसे ज्यादा सुपीरियर है? तो फर्स्ट आ जाएगा मेटाफिजिकल ह्यूमनिज्म। सेकंड लिखना मेथडोलॉजिकल ह्यूमनिज्म। मेथडोलॉजिकल ह्यूमनिज्म क्या कहता है? इट आर्ग्यूज दैट साइंटिफिक मेथड ब्रैकेट में लिखो पॉजिटिविज्म। साइंटिफिक मेथड इज नॉट द ओनली रोड टू नॉलेज। Is not the only road to knowledge. Scientific method is not the only road to knowledge. ज्ञान, परम ज्ञान, क्यूआर वाले हैं या फिर कोई भी है तो वो क्या बोलता है कि भाई हर वो चीज जो ऑब्जेक्टिव है यानी जो साइंस है वही अपने आप में क्या है? नॉलेज है। पर मेथोडोलॉजिकल ह्यूमनिस्टिक वाले क्या लोग बोलते हैं
कि जरूरी नहीं है कि नॉलेज वही हो जो किस पे बेस्ड हो, साइंस पे। कभी कभी नॉलेज का पार्ट वो भी होता है जो हमें एक्वायर्ड होता है हमारे सेंसेस के थ्रू, हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू, हमारे वैल्यूज के थ्रू। इनफैक्ट कभी कभी हमारी क्रिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, थॉट्स, कभी कभी जो हमारे थॉट्स होते हैं क्रिटिकल एंड लॉजिकल, जो हमको मदद कराते हैं जजमेंट लेने में, ये भी ड्रिवन होते हैं थ्रू स्पिरिचुअलिटी। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद अपने आप में कौन थे? क्या ये कह रहे हैं कि ही वॉज नॉट अ नॉलेजेबल पर्सन? ही वॉज अ नॉलेजेबल पर्सन। शिकागो कन्वेंशन में दुनिया सुनने आई थी, ज्ञानी आदमी है। ऋषि मुनि, क्या वो ज्ञानी नहीं है? हाँ ज्ञानी है। तो क्या वो साइंस पढ़े? नहीं, जरूरी नहीं है कि ना। अब यहां पे देखो, यही तो मेन बात है। अब तक क्यूआर वाले क्या बोल रहे हैं कि नॉलेज वही है जो किसके थ्रू बैक्ड है, साइंस के। बिकॉज साइंस अपने आप में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। भाई जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जू है, ये अपने आप में क्या हो गया, साइंस हो गया। और साइंस हेल्प कराती है आपको किसको एक्वायर करने में, नॉलेज। तो नॉलेज वही है जो साइंस के थ्रू बैक्ड है। ये बात कौन बोलते हैं, क्यूआर वाले। ह्यूमनिज्म वाले क्या बोलेंगे, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाले क्या बोलेंगे, जरूरी नहीं है नॉलेज तक पहुंचने का जो एक रास्ता है वो क्या हो, साइंस। नॉलेज आप दूसरी चीजों से भी एक्वायर कर सकते हो, जैसे सेंसेस, एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन वैल्यूज। यस और नो? इनफैक्ट जो आपकी क्रिटिकल लॉजिकल थिंकिंग होती है, जो जजमेंट लेने का जो डिसीजन होता है, वो कभी कभी आपको यहां से ही मिलता है। किससे? स्पिरिचुअलिटी से। अब शंकराचार्य हैं, पूरा का पूरा उन्होंने इंडिया ट्रेवल किया, ज्योतिर्लिंग उन्होंने स्थापित किए, एक नया मूवमेंट चला दिया। कौन सा मूवमेंट, याद करो। ये अलग अलग कितनी फिलॉसफीज आई, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैत। आप इनके अंदर देखो, क्या वो नॉलेज नहीं है? वो भी तो नॉलेज है अपने आप में। तो ये नॉलेज क्या साइंस बैक्ड है? नहीं, इट इज बैक्ड बाय व्हाट? बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात बोलता है कौन, मेथोडोलॉजिकल ह्यूमनिज्म। बनाओ इसको। भाई एक बार वो चैट बॉक्स में नीचे दिखा ना, बच्चों ने क्या लिखा। नीचे मैसेज लिखे हैं बच्चों ने कुछ ऑनलाइन, उसको बड़ा कर देना मैसेज वाले बॉक्स। आगे जो स्क्वायर बनाया ना, उसको उसको लगा दो। आगे चलो इधर, और चलो और चलो और चलो। हाँ इसको। हाँ प्रिया, वेरी गुड, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। खुद नहीं खी सकती ना थोड़ी देर। मतलब ऐसे समझ लो कि जितने हमारे भक्ति मूवमेंट वाले लीडर्स थे, हिस्ट्री में आया होगा ना, भक्ति मूवमेंट के अंदर जितने लीडर्स थे, वो सारे के सारे कौन थे, हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स। तो क्या उन्होंने कोई नॉलेज वाली बात नहीं की? अच्छा ये सब छोड़ो, बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्या महात्मा बुद्ध नॉलेज की बात नहीं करते? क्या ज्ञान की बातें नहीं करते? करते हैं। क्या वो साइंस बेस्ड है? कोई लैब में टेस्टिंग करके आए उसकी? नहीं, स्पिरिचुअलिटी। थ्रू स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो यू कैन गो टूवर्ड्स वेयर, नॉलेज, थ्रू सेंसेस, थ्रू ह्यूमन वैल्यूज, थ्रू एक्सपीरियंसेस।
So according to methodological humanism, science is not the only road to achieve knowledge, but वो है ऑब्जेक्टिव और ये क्या है, सब्जेक्टिव. कोई चाहता भी है इसको, अब कोई इसमें बिलीव भी कर सकता है और कोई इसमें बिलीव नहीं भी. पर ह्यूमनिज्म क्या वाले क्या बोल रहे हैं कि हाँ भाई, नॉलेज को अटेन करने का ये इकलौता रोड नहीं है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू होम साइंस वॉज द ओनली रूट टू अचीव नॉलेज. क्यों? ठीक है, लिखो नेक्स्ट. वहां पे खाली से इसमें स्टार बना के लिखो. फॉर एग्जाम्पल लिखो भक्ति मूवमेंट. भक्ति मूवमेंट लीडर्स महात्मा बुद्ध, महावीर, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जी, एसेट्रा. They all were indeed knowledgeable person. और आप ये देखो कि इनके अंदर भी सब्जेक्टिविटी थी. जैसे द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, क्या वो सबके सब सेम बात कर रहे हैं? नहीं, सब्जेक्टिविटी तो उनमें भी है, बट हाँ नॉलेज तो सबके पास में. लिखो नेक्स्ट, मेन बॉडी में लिखो इंटरप्रिटेशन एंड क्रिटिकल जजमेंट. इंटरप्रिटेशन एंड क्रिटिकल जजमेंट आर द की फाउंडेशन are the key foundation to understand things and develop knowledge. And they both are intrinsic to human beings. अच्छा आ जाओ जगत पड़ा बोलने में बात ना जगत पड़ा फाटक के अंदर नहीं, साथ में नहीं, जगत पूरा फाटक दिखा ना आपको खुद ही फाटक के अंदर निकलना और सीधे सीधे जाओगे तो आगे पीले कलर के अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है, दिख रहा है गोल्ड मन, उसका गेट नंबर 2 पे आ गया. नेक्स्ट लिखो, thus methodological humanism is anti-positivistic. Methodological humanism is anti-positivistic. They argued that humanistic phenomena requires tools of empathy. थर्ड लिखो, philanthropist humanism. PHILANTHROPIST
PHIST, philanthropist, humanism. अच्छा, फिलेंथ्रोफी क्या होती है? एक तो है चैरिटी, एक है फिलेंथ्रोपी, एक और आता है उसको बोलते हैं अल्ट्रुइज्म. 3 स्टेजेस हैं. ऐसे समझो जनरली, अब सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे देखना. किसके बेसिस पे? ह्यूमन फैक्टर हटा दो एक बार. ह्यूमन फैक्टर यानी इमोशन, लॉजिक, फीलिंग्स, इन सबको हटाओ. साइंस के बेसिस पे सोचो. किसी ने अगर पैसा कमाया है तो क्या उसको दान पुण्य करना चाहिए? आंसर इसके बेसिस पे होना चाहिए. नहीं. क्यों? कमा मैं रहा हूं तो मैं दान पुण्य क्यों करूं? दान पुण्य करने वाली बात कौन कहते हैं? साइंस वाले या फिर ह्यूमन वाले? भाई मैं कमा रहा हूं, मैं दान पुण्य क्यों करूं? भाई लोगों का ख्याल रखना है, उनको आगे बढ़ाना है. ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बॉन्ड है. किसी ना किसी तरीके से इन्हीं से लिया है, इन्हीं को ही दे रहे हो. तो ये एक साइंस बैक्ड नहीं होता जो फिलेंथ्रोफी होती है. जैसे कोई आदमी है, बीमार पड़ गया, आपने पैसा पहुंचाया, मदद पहुंचाई, खुद पहुंचे, हाँ भाई कैसे हो, ठीक हो कि नहीं हो. तो ये जो चीज है ये साइंटिफिक हुई या फिर ह्यूमनिस्टिक हुई? व्हेन यू आर देयर, व्हेन यू आर केयरिंग फॉर अदर्स, व्हेन यू आर स्टैंडिंग विद अदर्स इन देयर हार्ड टाइम्स, ये अपने आप में एक ह्यूमन वैल्यू का पार्ट होता है कि नहीं होता है? इट इज नॉट एट ऑल बैक्ड बाय व्हाट? साइंस. पर कभी कभी कुछ कुछ ऐसे भी साइंटिफिक लोग होते हैं जो ह्यूमनिस्टिक वाले पाथ को अपना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये जितना भी आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर अपने आप में क्या है? साइंटिफिक है या फिर ह्यूमनिस्टिक है? साइंटिफिक. मैंने कोई दवाई बनाई, अब मैं उसको अपने हिसाब से पेटेंट करा लेता हूं, अब मेरे अलावा उसको कोई मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, और मैंने उस दवाई की कीमत रख दी 10 लाख. यस और नो? अब मैं चाहता तो उस दवाई को समाज कल्याण के लिए मुफ्त में बांट सकता था. जैसे पोलियो, आपको पता है पोलियो की जो डोज लगती है फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों लगती है? इसका जो इन्वेंटर है उनका नाम है जोनस सॉल्क. जैसे ही जोनस सॉल्क ने मेडिसिन प्रिपेयर किया, बोले अब आप, मीडिया ने पूछा आप पेटेंट करा लोगे इसको? क्यों? मैंने दवाई इसलिए थोड़ी बनाई है कि मैं पेटेंट करके पैसा कमाऊं. मैंने दवाई बनाई है समाज के कल्याण के लिए. तो ह्यूमन का, अब अकॉर्डिंग टू क्यूआर हमेशा हर चीज क्या होनी चाहिए? साइंटिफिक. हर चीज क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव. और वो ह्यूमन वैल्यूज को क्या कर रहे थे? साइड. ह्यूमनिस्टिक वाले क्या बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको ह्यूमन वैल्यूज को हमेशा साइड करनी है. ह्यूमन फिलेंथ्रोफी भी करते हैं. ह्यूमन के एक्शंस में ह्यूमन वैल्यूज भी आता है. अब वो तो साइंटिस्ट होके भी उन्होंने आईपीआर में रजिस्टर नहीं करवाया. किसको? अपनी मेडिसिन को. टाटा है, टाटा का फ्री ऑफ कॉस्ट एक हॉस्पिटल चलता है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल. इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉप कॉलेज और हॉस्पिटल है कैंसर ट्रीटमेंट का, टाटा मेमोरियल. कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी 6-6 महीने की वेटिंग लगी रहती है, इतनी भीड़ है वहां पे. तो टाटा मेमोरियल वाले क्या करते हैं कि जो टाटा मेमोरियल को लगता है कि ये बाहर के कुछ एक डॉक्टर हैं, क्योंकि उनके जो डॉक्टर हैं वो एक्सपर्ट्स हैं, और वो जनता से पैसा नहीं ले रहा है और उन डॉक्टर्स को पैकेजेस दे रहा है, बिकॉज टाटा को लगता है कि अपन वैसे भी पैसा खूब कमा रहे हैं, इतनी तो चैरिटी और फिलेंथ्रोफी हमको वैसे भी करनी चाहिए. तो जो फिलेंथ्रोफी जो अपन हम लोग करते हैं, ये अपने आप में ह्यूमनिस्टिक हुई या फिर क्यूआर का पार्ट हो जाएगा? ह्यूमनिस्टिक. बात समझ में आया कि नहीं आया? लिखो, फिलेंथ्रोफिस्ट ह्यूमनिज्म है. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 18th century एनलाइटनमेंट. It is a product of 18th century enlightenment, when metaphysical humanism was combined with experimental science. एक्सपेरिमेंटल साइंस. आप कोई भी चीज अगर इन्वेंट कर रहे हो, बीइंग अ साइंटिफिक, मतलब साइंटिस्ट होकर अगर आपने कोई भी चीज का इन्वेंशन किया, तो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए?
पैसा कमाना या फिर समाज कल्याण? समाज कल्याण। पैसा कमाना तो अपने आप में समझ लो ऑब्जेक्टिव हो गया, और सब्जेक्टिविटी आ जाएगी इसके अंदर में। लिखो, ह्यूमन डिग्निटी इज सीन एज बेसिस human dignity is seen as basis of social and natural science. And all the major experiments, comma models, theories, theories must aim towards human welfare. और देखो प्रिया ने भी सही कहा, इसको आप एथिक्स में भी यूज कर सकते हो। एथिक्स में हर जगह यूज होगा कि ह्यूमन बीइंग को जरूरी नहीं है कि हमको हर चीज को ही पेटेंट कराना चाहिए। इंडिया पेटेंट में पीछे है, पर इंडिया ह्यूमन वैल्यूज में आ गए। आज विश्व भले ही पैसा कमा रहा होगा, अगर सोचो अगर इस आदमी ने इस दवाई का इन्वेंशन किया, कितने लोग पोलियो फ्री हो चुका है कंट्री, वर्ल्ड ऑलमोस्ट पोलियो फ्री हो चुका, कुछ एक कंट्रीज में रह गया होगा। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है कुछ टाइम बाद उसको वो 2 ड्रॉप दिलाता है, पता है कि नहीं? वो अमिताभ बच्चन का एड था, 2 बूंद जिंदगी के। वरना सोचो पूरी की पूरी लाइफ आप एक डिजीज, और इन्होंने वो मेडिसिन बनाई। इमेजिन करो ये इसकी प्राइस अगर 10,000 1 लाख कुछ भी रख देता, हर माँ बाप कर्जा ले लेके पिलाते अपने बच्चों को, तो ये तो पैसे में खेल जाता। पर इनको ऑब्जेक्टिव क्या था कि नहीं, मेरा पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं, मेडिसिन बनाना कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, और इन्होंने उसको भी पेटेंट नहीं कराया। तो यही चीज बोलता है कौन? फिलैंथ्रोपिस्ट, ह्यूमनिज्म के जितने भी। क्योंकि क्यूआर क्या बोलता था कि हर वो चीज जो लॉजिक है वो साइंस ही है, ह्यूमन वैल्यूज कुछ नहीं। ये लोग क्या बोलते हैं, इनफैक्ट साइंस के पीछे भी ह्यूमन वैल्यूज होता है। आपने कोई चीज इन्वेंट की तो इन्वेंट करने के पीछे का उद्देश्य क्या होगा? सोशल वेलफेयर। तो लिखो इसमें, फॉर एग्जाम्पल जोनस सॉल्क डिड नॉट पेटेंटेड पोलियो वैक्सीन। एक और एग्जांपल लिख लो, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल उसमें डैश लाइक देना, फ्री ऑफ कॉस्ट कैंसर ट्रीटमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट कैंसर ट्रीटमेंट, while also inventing while also investing in research and technology. और लास्ट लिखो एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म, TIALISM। हर इंडिविजुअल की लाइफ का एक असेंस होता है, एक एम होता है और एक गोल होता है। यस और नो? हमारा एग्जिस्टेंस ही क्या है? कभी कभी लगता है ना कि भगवान ने मुझे बनाया तो क्यों बनाया, मेरा क्या उद्देश्य है? और हर आदमी का उद्देश्य क्या सेम है? नहीं है। तो सब्जेक्टिविटी तो हर जगह है, और सबकी लाइफ का एक ना एक एग्जिस्टेंस होता है, एक ना एक गोल होता है। लिखो इसमें, दिस इज फिलॉसफी ऑफ JP सार्त्रे, SARTRE, JP सार्त्रे, ब्रैकेट में लिखना फ्रेंच। अकॉर्डिंग टू इट, कोई बात, अकॉर्डिंग टू इट, कोट एंड कोट करके लिखो,
existence always prevail. Existence always prevail before ascends. डैश लाके लिखो. It tries to find the central question of human existence. That is, how does life can become meaningful? How life can become meaningful. इसमें लिखना, every individual is unique in itself. And it faces a situation of reference which determines the essence of life. हर एक की लाइफ का क्वेस्ट और उसके पीछे का रीजन बिल्कुल अलग है, और एक ना एक टाइम में ऐसा पॉइंट आता है जब सब एक बार को ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मेरी लाइफ का एसेंस क्या है. भाई 29 की उम्र तक सिद्धार्थ थे, राजपाट छोड़ गए, 6 साल बाद एनलाइटन प्राप्त हो गया, क्या बन गए? महात्मा बुद्ध. तो आप ये देखो, सबकी लाइफ का एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब वो क्वेश्चन करते हैं कि मेरी लाइफ का एग्जिस्टेंस क्या है. तो क्या सबकी लाइफ का एक ही एम है? हर ह्यूमन बीइंग अपने आप में क्या है? यूनिक है. इसीलिए ह्यूमनिस्टिक थॉट्स को तो हमको हमेशा रखना चाहिए इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी. ये जो आज की जो क्लास थी अभी की, ये एक फाउंडेशन है किसकी अप्रोच की? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की. ठीक है, कल के लिए हेडिंग डाल दो, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. थैंक यू क्लास. उनको बुलाना, मैं एक बार पुष्पेंद्र. आप लोग एक बार बात करना उनसे, विशिक सर से, मान जानी चाहिए. बोल सर कोई और तोड़ निकाल दो. अगर सर एक काम करो, आप अपने ऑप्शन को 3 से 5 रख लो. ऑप्शन के बच्चे कितने होंगे? तो उनको सब बोले. और 3 से 5 क्या होगा? 1 से 3 ज्योग्राफी, सॉरी इकोनॉमी. आप लोगों के 3 से 5 के शेड्यूल में क्या है? तो वैसा तब पढ़ा लो ऑप्शन वालों. हमारे भी तो ऑप्शनल हो जाएगा ना. अब हम आईआर पढ़े एट द कॉस्ट ऑफ ऑप्शनल. इंडियन ज्योग्राफी तो आरएस वाली होगी ना, आईएस वाली. अच्छा, वो बाइलिंगुअल है ना, वो तो बैच ही बाइलिंगुअल होगा. तो बुला लिया उनको, बुला. हाँ क्लास में एक बार बात कर लेना उनसे, क्या कह रहे हैं.